10th ऑफ मई 2026 मोदी जी टीवी पे आते हैं और इंडिया से अपील करते हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें। और जैसे ये इंटरव्यू लाइव होता है, न्यूज में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह तहलका मच जाता है कि अब तो शेयर बाजार को कोई नहीं बचा सकता, शेयर बाजार में बड़ा क्रैश आने वाला है और हर किसी की प्रेडिक्शन शुरू हो जाती है। लोग कोट करने रखते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को, जिनकी रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो काफी वायरल हुई है। वो कहते हैं कि द ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन बन सकती है। माइकल बरी, जिन्होंने 2008 का क्रैश प्रिडिक्ट किया था, उनको कोट करने लगते हैं कि .com बबल जैसा बबल इस समय पे बाजार में बन रहा है और बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। लेकिन रुको रुको रुको, अब मैं आपको कुछ ऐसा डेटा बताने वाला हूं जिसको देख करके आप हिल जाओगे। ये वो 14 स्टॉक है जिनके अंदर FII ने लास्ट क्वार्टर के अंदर पोजीशन बिल्ड करी है और एटलीस्ट 2% से ज्यादा इनकी पोजीशन बिल्ड हुई है। एक डेटा मैं आपको दिखाता हूं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट 20 सालों में कितनी बार क्रैश आया है। बार बार क्रैश आया है और बार बार मार्केट ने रिकवर कर लिया है। 2020 के अंदर लोग कहते थे कि एक बार बाजार क्रैश हो जाए मैं आकर के खरीद लूंगा, तो लो भाई, हो गया क्रैश, हिम्मत है तो खरीद लो। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे स्मार्ट मनी इस समय पे बुलिश है। लेकिन सबसे पहले 4 चीजें समझनी है। स्मार्ट मनी क्यों खरीद रहा है, स्मार्ट मनी क्या खरीद रहा है, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, और स्मार्ट मनी जब खरीदता है आपको पता कैसे चलेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज दिखाऊंगा जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं और FII यहां पर खरीद रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी कौन होता है। स्मार्ट मनी वो लोग होते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहते हैं या फिर आप इन्हें हेज फंड मैनेजर कह सकते हो। इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है और अच्छी खासी बड़ी रिसर्च टीम होती है। जब भी ये किसी कंपनी में स्टेक लेते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को फोकस करके लेते हैं। ये नहीं कि आज बाजार गिर गया तो आज बेच देते हैं। स्मार्ट मनी जब भी पोजीशन बिल्ड करता है तो वो 2 साल, 5 साल, 10 साल का बिजनेस मॉडल समझ करके इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो तो आपको ये रिस्क पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी हमेशा सही नहीं होता। इसलिए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स हमेशा बेटर होते हैं, ना कि कोई 1 या 2 स्टॉक से। और इन सबके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पे मेन क्वेश्चन कि पता कैसे करें कि स्मार्ट मनी कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब मैंने इसके लिए एक स्क्रीनर बनाया हुआ है। इसके लिए मैं आऊंगा शार्पली के ऊपर। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, ताकि आपकी जो डिसीजंस हो वो डेटा बैक हो, सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पर ना हो। अब मैंने यहां पे एक स्ट्रेटजी पब्लिश करी हुई है, FII बाइंग स्टॉक Q4। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या है इसको समझो। मैंने यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का चेंज लिया हुआ है, जिसके अंदर 2% से ज्यादा स्टेक हो वो कंपनीज मुझे मिल जाएं। इसी के साथ साथ मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा की हो, मतलब स्मॉल कैप कंपनी नहीं चाहिए मुझे, और मेरे को PEG रेशियो 2 से कम का चाहिए। मतलब जो कंपनी हो उसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, मतलब EPS ग्रोथ है, वो अच्छी होनी चाहिए। मैं PE नहीं देखता क्योंकि PE एक राइट मैट्रिक नहीं है। अब जब मैं यहां पर रन करूंगा तो देखो यहां पे 14 स्टॉक्स मुझे मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन लेट्स से मेरे को ये जो 14 स्टॉक्स मिले हैं, मेरे को एनालाइज करना है पॉलीकैब इंडिया को। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं यहां पर रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा और मैं इनकी रिपोर्ट को डाउनलोड करूंगा। अभी जो रिपोर्ट है इसको मैं सेव कर लूंगा एक फोल्डर के अंदर, रिपोर्ट के नाम से, आप स्टॉक के नाम से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे पास रिपोर्ट आ गई। अब मैं यहां पर एनालिसिस करूंगा कि कंपनी का क्या प्रोजेक्शन है। FII ने खरीदा है, सिर्फ इस पे भरोसा नहीं है मुझे, कंपनी क्या कह रही है अपने बारे में वो मुझे बताओ। अब मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा। ये मुझे रेटिंग दे देगा आउट ऑफ 10 कि कंपनी कैसी है और कौन सी चीजों में काम कर रही है, फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है और कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है। कोई दूसरा नहीं, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। और आसानी से करने के लिए मैं जेमिनी का यूज करूंगा। ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा, फिर देखो ये जो मैंने रिपोर्ट के नाम से सेव किया था, इसके बाद यहां पर मैं इस पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और इन सारे के सारे पैरामीटर्स के ऊपर मुझे रेटिंग निकाल करके दे देगा। अब देखो इसने क्या दिया है, सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में दे दिया, ताकि आप पढ़ के आसानी से लेमन लैंग्वेज में समझ पाओ और अपनी एनालिसिस कर पाओ। जैसे पॉलीकैब इंडिया की 3 कंपनी सेगमेंट है, इन 3 के अंदर काम कर रही है। इस सेक्टर की रेटिंग 9.5 है। इसी के साथ साथ फंडामेंटल को एनालाइज करेगा और उसके बेसिस के ऊपर आपको
आपको एक और स्कोर बना करके दे देगा। ऐसे ही बहुत सारी रेटिंग मैंने यहाँ पर ली हुई है। इससे मेरी एनालिसिस स्ट्रांग हो जाती है। अपनी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मैं स्टॉक को पिक करता हूं अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर दूंगा कि जो स्टॉक प्राइस है 9000 वाला, अगर ये गिर जाए, एग्जांपल के लिए है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जब ये गिर जाए 9000 के आसपास मुझे खरीदना है, मैंने सोचा है कि भाई जब 9000 के आसपास आ जाए तो मुझे एक अलर्ट दे दियो। जब भी ये स्टॉक मेरी बाइंग प्राइस पे आएगा मेरे को एक अलर्ट आ जाएगा। इससे जो मेरी स्ट्रेटेजी है ये ऑटोमेट हो जाती है। अभी 15 यहां पर अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का फ्री लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके पूरी स्ट्रेटेजी देख सकते हो बिना पैसे के। यूपीएल लिमिटेड लीडिंग प्रोवाइडर है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन का, सर्विसेज का। 14,000 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है और इनकी प्रेजेंस है 140 कंट्रीज के अंदर और इनके पास एक्सेस है 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट का। ये जो कंपनी है ये एग्रोकेमिकल में है, इंडस्ट्रियल केमिकल में है, स्पेशलिटी केमिकल में है, प्रोडक्शन में है। अगर इस कंपनी की एनालिसिस करें तो स्टाइल बॉक्स के अकॉर्डिंग ये इस समय पे न्यूट्रल पे है और क्यूवीएम स्कोर इसका 48.8 का है। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो ग्रो होते होते बीच में डिप आया था और उसके बाद वापस रिकवरी आ रही है। और इसके बॉटम लाइन की बात करें तो 2024 के अंदर एक ह्यूज लॉस देखने को मिला था, उसके बाद रिकवरी आ रही है। और इसके अंदर एफआई की होल्डिंग देखिए तो बीच में डिप आया था और वापस से जो एफआई है उसने अपनी पोजीशन बिल्ड करी है। वहीं पे जो प्रमोटर के पास है उसके पास भी लगातार होल्डिंग है और जो यहाँ पर डीआईआईज हैं उनके पास भी एक कंसिस्टेंट होल्डिंग है, धीरे से कम करी है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर गई है। ये एक टर्न अराउंड टाइप की कंपनी है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये बढ़ सकती है और अमेरिका अगर यहाँ पे टैरिफ दोबारा लगा दे तो एक रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक अच्छा खासा शेयर इनका अमेरिका से भी आता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैम्पर होते हैं, जो हमने रिसेंटली देखा भी था। और यहाँ पे पॉजिटिव की बात की जाए तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है और एफआईआई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है बिजनेस टर्न अराउंड कर जाए। तो ये टर्न अराउंड टाइप की बेट है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप की कंपनी है। अगली जो हमारी कंपनी है ये है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। ये मेनली टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर लोन प्रोवाइड करती है जिनको घर बनाना होता है, मतलब होम लोन प्रोवाइड करती है। और ये डिजिटल इनेबलर है, मतलब जो लोन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। ये सिक्योर लेंडिंग के अंदर काम करती है। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान अपना लोन ना चुका पाए तो घर बेच करके ही अपना लोन को रिकवर कर सकते हैं। और जिनका टिकट साइज होता है वो 10 लाख से 15 लाख के बीच में होता है, मतलब बहुत मोटा लोन ये किसी को नहीं देते। मेनली ये रिटेल लेंडिंग के अंदर है, जो कि एफआईआईएस को काफी ज्यादा पसंद भी है। रिसेंटली इसके अंदर एक ह्यूज करेक्शन देखने को मिलता है और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। जब भी बात होगी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेंगे तो जितनी भी कंपनी है, चाहे वो एनबीएफसी हो या लोन लेंडिंग वाली कंपनीज, इन सब में करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये इनके लिए एक रॉ मटेरियल है। इंटरेस्ट रेट हाई मतलब इनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, इंटरेस्ट रेट का मतलब जो इनका रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो गया है। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो स्टाइल बॉक्स के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल है और इसी के साथ साथ अंडर वैल्यूड भी है। और अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो जो टॉप लाइन है ये कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिखा है, जो बॉटम लाइन है ये भी आपको कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो एफआईआई है वो लगातार इसके अंदर पोजीशन बिल्ड कर रहा है, जो प्रमोटर है वो अपनी पोजीशन को कट कर रहा है और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अपनी पोजीशन को रिसेंटली कट कर रहे हैं। अब ये कोई अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? देखो, जो लेंडिंग बिजनेस होता है इसके अंदर नॉर्मली एफआईआई और म्यूचुअल फंड का पैसा ज्यादातर होता है और जो प्रमोटर होता है उसके पास स्टेक हमेशा ज्यादा होता नहीं है। लेकिन जब प्रमोटर स्टेक बेच रहा होता है तो ये एक कंसर्न वाला साइन पैदा करता है। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करें तो बिजनेस काफी ज्यादा सॉलिड है, सिक्योर लेंडिंग के अंदर है और ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, मतलब वो प्रोफेशनल्स यहाँ पे अलाइन किए जाएंगे जो एक्चुअली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये कंपनी फॉल करेगी, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर कंपनी के जो नेट एनपीए है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर ये बढ़ने लगते हैं तो ये रिस्क होता है। अगर एनपीए घट रहे हैं तो एक प्लस साइन होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो एनपीए बढ़ते हैं और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो एनपीए कम होते हैं। अगली जो कंपनी है इसका नाम है एक्यूटास केमिकल। ये कंपनी पहले लिस्टेड थी एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड के नाम से। ये एक लीडिंग इंडियन आर&डी ड्रिवन स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरी बनने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने साल 2025 के अंदर अपना नाम को चेंज किया एमी ऑर्गेनिक से एक्यूटास केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में इस कंपनी की बात करूं तो ये हाई टेक केमिस्ट्री और स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाती है जो कि हेल्थ केयर से लेकर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ईवी और माइक्रोचिप्स के अंदर यूज होते हैं। इस कंपनी के 4 सबसे
सबसे बड़े सेगमेंट है। पहला है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरी। ये वाला जो सेगमेंट है ये इस कंपनी के अंदर 88% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट के अंदर जो एपीआई बनती है उसके अंदर जो कोर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, ये कंपनी वो बनाती है। सेकंड है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे ये सेमीकंडक्टर के लिए केमिकल बनाती है। ये कंपनी इंडिया की ओनली मैन्युफैक्चरर है जो कि सेमीकंडक्टर ग्रेड फोटोरेसिस्ट केमिकल बनाती है, जो माइक्रोचिप से लेकर के सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर यूज होते हैं। तीसरा सेगमेंट है इनका बैटरी केमिकल, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोर के लिए काम करती है। चौथा है कमोडिटी एंड फाइन केमिकल के अंदर ये काम करती है, जहां पे ये कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर को भी सपोर्ट करती है। अगर इस कंपनी की टॉप लाइन देखें तो लगातार आपको ग्रो होते हुए दिखेगी। यहीं पे जो इस कंपनी का बॉटम लाइन है इसके अंदर भी हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। बीच बीच में डिप करती है डिपेंडिंग ऑन कि भाई मार्केट कंडीशन कैसी है और रॉ मटेरियल के कॉस्ट कैसे हैं। अदरवाइज ये कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर दिख रही है। हाँ, ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है तो रिस्क यहाँ पे फॉर श्योर हाई होगा। अगर हम इस कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो लगातार टॉप लाइन ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके बॉटम लाइन की बात करें तो एक मेजर डिप आया था 2024 के अंदर, जहां पे इन्होंने अपने प्लांट्स बढ़ाए थे और कुछ नए सेगमेंट्स ऐड करे थे। इसी के साथ साथ रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई थी, जिस वजह से एक डिप आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब जब नए नए सेगमेंट ऐड होते हैं तो क्या होता है, जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो अनलॉक होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्रैश तो दिखता है 20 से 30% का। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो एफआईआई है उसने अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाई है। यहाँ पे जो डीआईआईज हैं इन्होंने पोजीशन बिल्ड करी थी, अब धीरे धीरे करके कट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमोटर की पोजीशन है वो आपको कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। 0.1% और 0.2% थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट इट्स फाइन। अगली जो कंपनी है उसका नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ये जो कंपनी है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी है। इन सिंपल वर्ड्स इस कंपनी के मेनली दो सेगमेंट हैं। पहला है शिपिंग बिजनेस, जो कि कोर सेगमेंट है, जहां पर ये कच्चा तेल जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं और पेट्रो प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम, डीजल ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा सेगमेंट है ड्राई बल्क कैरियर, जो सॉलिड चीजों को जैसे कि कोयला, आयरन, ओर, सीमेंट और अनाज जैसी चीजों को देश के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तीसरा सेगमेंट है गैस कैरियर, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इसके बाद इसकी एक सब्सिडरी है ग्रेट शिप इंडिया के नाम से। ये जो सेगमेंट है ये ऑयल एंड गैस कंपनी जैसे कि ओएनजीसी को एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में सपोर्ट देता है। इसमें जो कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग रिंग और स्पेशलाइज्ड सपोर्ट वेसल्स हैं, जिसको हम ओएसवी कहते हैं, वो समुद्र के बीच में तेल निकालने में मदद करता है। ये जो कंपनी है ये हाईली सिक्लिकल है और ग्लोबल फैक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर इस कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो ये लगातार ग्रो हो रही है और कुछ टाइम से ये स्टैग्नेंट हो चुकी है। अगर इस कंपनी के हम टॉप लाइन की बात करें तो आपको लगातार ग्रो होते हुए दिख रही है, लेकिन रीसेंट क्राइसिस की वजह से टॉप लाइन में थोड़ा सा इंपैक्ट आया है। अगर इसके बॉटम लाइन की बात करें तो आपको कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिखती है, लेकिन जैसे बताया सिक्लिकल है, तो जब जब ये कंपनी डाउन मिले तब अच्छी रहती है, लेकिन जब ये कंपनी अप हो, जैसे ये रेवेन्यू अभी डाउन है, जब ये अप हो तो दिक्कत होता है, जब डाउन हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो एफआईआई है उसने रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब 28% की होल्डिंग इस समय पे एफआईआई के पास है। अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने पोजीशन कट करी है। लास्ट क्वार्टर में 15% होल्डिंग थी, इस क्वार्टर के अंदर 14% है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो ये स्टैग्नेंट है, मतलब 29-30 के आसपास है, और रिसेंटली जो प्रमोटर है इसने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बिल्ड भी करी है। और अगली जो कंपनी है इसका नाम है एमसीएक्स, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और रिसेंटली मेरी वीडियोस के अंदर ये काफी बार आ चुकी है क्योंकि पीईजी रेशियो इसका 1 से कम है, मतलब इस समय पर जो ईपीएस ग्रोथ है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है। इसी वजह से इसके बारे में हम काफी बार डिस्कस कर रहे हैं। ये कंपनी बेसिकली एक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है जहां पे आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो, और सेबी के रेगुलेशन के अंदर ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का मेजर रिस्क है कि अगर सेबी के रूल चेंज होते हैं तो यहाँ पर रिस्क बढ़ सकता है, जैसे आईएक्स के केस में हुआ, लेकिन यहाँ पर मोड भी यही है कि जो एंट्री बैरियर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतनी आसानी से कोई भी नया प्लेटफॉर्म तो जल्दी नहीं आएगा। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है, लेकिन रिसेंटली जो कमोडिटी के अंदर ग्रोथ आई इस वजह से जो टॉप लाइन है वो ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, और जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ होते हुए दिख रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर रिसेंटली जो एफआईआई की होल्डिंग है ये काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहीं पे जो डीआईएस है मतलब म्यूचुअल फंड वाले, इनकी होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखती है। सो मोटे मोटे तौर पे ये वो कंपनी है जो कि इस समय पे अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्शन है वो अच्छी है, और इसी के साथ साथ जो एफआईआई है, स्मार्ट मनी है, उसने यहाँ पर पोजीशन बिल्ड करी है। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में डालो, और जो मैंने आपको एनालिसिस का पैटर्न बताया है उसके बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। और ऐसे ही 10 से 12 कंपनियां जहां पे एफआईआई ने पोजीशन बिल्ड करी है, इसके लिए एक स्क्रीनर बना करके मैंने लिंक में दे दिया, उस पर क्लिक करके देखो, अपनी एनालिसिस करो, और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप यहां पर एक्शन ले सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, 2026 के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं
पूछूं कुछ ऐसे सेक्टर्स बताओ जो आपको ग्रो करते हुए दिख सकते हैं आने वाले टाइम पे। आप बोलोगे एआई हो गया, डेटा सेंटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सोलर हो गया, डिफेंस हो गया। हाँ, ये सारे सेक्टर हैं जिनकी ग्रोथ प्रोजेक्शन काफी ज्यादा हाई है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर में वो काम कर रही है, ये दोनों वीडियो देख लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। एकदम डिटेल में समझाया हुआ है, आसान भाषा में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।